हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं रात को 9 बजे एकदम धमाकेदार तरीके से आपका जीके जीएस कंप्लीट पूरा करवाया जा रहा है। हमने पहले हिस्ट्री पढ़ाया था। पूरा हिस्ट्री में हमने पूरे प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद विश्व का इतिहास पढ़ा। फिर उसके बाद हमने संविधान स्टार्ट किया था। ठीक है, संविधान में हमने एक वीडियो पढ़ा दी है आपकी। आज हमें दूसरी वीडियो पढ़नी है और हमने जो लास्ट वीडियो में आपको छोड़ा था वो यहीं से छोड़ा था, मूल अधिकार से हमने छोड़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि मूल अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक है। भाग की बात करें, भाग 3 में दिया है। और कौन कौन से हैं तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 होता है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में। और फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 के बीच में। इतनी चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब इसके आगे जो डिटेल में बात थी वो हमने कहा था नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो बस वहीं से हमें यहाँ से अब आगे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, लीजिए, मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 होता है ना, इसके द्वारा एक अधिकार होता है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के जो अधिकार है ना उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है और लास्ट में जो आपका अनुच्छेद 300 का होता है ना, इसके तहत एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है, तो ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है। और अनुच्छेद पूछे तो 300 का अनुच्छेद में इसको रख दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दिया है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना उसमें, और अगर अनुच्छेद 226 के तहत जाते हैं ना तो वो हाई कोर्ट के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और जो हाई कोर्ट है उसके लिए 226। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, और उच्च न्यायालय हो गया 226 के तहत, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार किसको है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। ठीक है, और ये रिटें कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो ये 5 रिटों के तहत हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। पूछा जाता है आपातकाल कौन लगाता है तो राष्ट्रपति लगाता है। और उसके दौरान जो है ना अनुच्छेद 19 जो होता है इसमें वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल की स्थिति में अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, उसको जो है मतलब कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो निलंबित करता है, निलंबित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी इकट्ठा होने की, तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या पढ़ाया जाएगा? चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लीजिए। कुछ फैक्ट अच्छा, ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, अभी इसका डिटेल आगे है। चलो ठीक है, समझ गए। देखो, अब आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात, इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको समझिए। इसका उपबंध कौन से भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद आपका आता है 36 से 51। हमने 12 से 35 मूल अधिकार को देखा, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व को देखा। ठीक है, और ये जो है ये गैर वाद योग्य है, मतलब इसके अगर इसका कुछ भी हनन होता है तो आप ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा था तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन हुआ है तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब ये वाद योग्य नहीं है।
ठीक है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे भी उल्टा करके पूछ लेगा कि कौन से निम्न में से कौन है जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होता है, तो लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ना वो लोक कल्याणकारी राज्य और आर्थिक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब एक संगठित समाज की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मूल कर्तव्य के बारे में भाग 4 में जो दिया हुआ है, भाग 4 हमने देख ही लिया। ठीक है, अब यहां से समझिएगा अच्छे से। देखिए थोड़ा हो सकता है धुंधला देखे तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए तो मूल कर्तव्य जो दिया है 4 का में वर्णित है। देखो हमने पढ़ा भाग 3 में हमने पढ़ा आपका मूल अधिकार, भाग 4 में पढ़ा आपने राष्ट्र कौन सा था, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े भाग 4 में। अब भाग 4 का आ जाता है, ये है आपका मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य में क्या है, सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसके तहत 1976 में ये जोड़ा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और प्रारंभ में जो थे ना मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन से, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षा को अवसर प्रदान करना, ये कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा जो है निःशुल्क हो। ये चीज इसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जो जोड़ा गया है वो दिया हुआ है इसमें। क्लियर हुआ। अब देखो भारत का राष्ट्रपति होता है, तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं। पूछेगा भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रथम सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। इस तरह से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखो राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए, समझिए अच्छे से। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इसका निर्वाचक जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। कैसे होता है, संसद जो होती है ना आपके दोनों सदनों के निर्वाचित होंगे, इतना याद रखना, निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। मनोनीत क्योंकि राष्ट्रपति खुद करता है, तो राष्ट्रपति जिसको चुन कर ला रहा है वो कैसे इनका चुनाव कर सकता है ना, तो मनोनीत नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इनको चयन करेंगे, संसद के हो गए। राज्यों की जो विधानसभा है, ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा नॉट विधान परिषद, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित ही होंगे इधर पे, मनोनीत नहीं होंगे। ठीक, ये याद रखना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों का जब समावेश होता है ना तब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये निर्वाचन होता है। ठीक, ये याद रखना है। अब पूछा जाता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ नागरिक होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो दिलवाएगा इनको शपथ। ठीक है, उन्होंने शपथ दिलवा दी। अब ये जो त्याग पत्र देंगे ना वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। और ये कितने वर्ष की इनकी अवधि होती है, 5 वर्ष की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है। और इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके तहत हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अच्छा फटाफट से बताइए किस आर्टिकल में महाभियोग की बात कही गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। पूछा जाता है राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ से हर फैक्ट अपने आप में क्वेश्चन लिए बैठा है और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठा मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं सॉरी आगे। अब देखो चलिए आर्टिकल तो दे ही दिया इधर पे, चलो ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ना वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है। ठीक है, अब ये जो लाया जाता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर अगर हमें महाभियोग लगाना है तो किस सदन पर लगाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ पर,
तो आप याद रखना, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा में पहुंच जाओ चाहे लोकसभा में, कहीं भी लगा दो, लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पारित कौन करता है, तो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित होता है, और कुछ सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। तो 2/3, 3 में से 2 व्यक्ति ने अगर कह दिया कि हाँ, तो हाँ है, ठीक है, ये होता है। तो दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित होता है, ये भी याद रखना। राज्यसभा अलग करेगा, वो अलग करेगा, ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति की, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, डिटेल में अभी आगे और चीजें होंगी। अब उपराष्ट्रपति की बात करें, हमने राष्ट्रपति पढ़ा, अब उपराष्ट्रपति को देखिए। तो उपराष्ट्रपति जो है ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, लोकसभा का कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसका निर्वाचन कौन करता है, तो इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से सुनना। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से पूछा जाता है। तो किसका, उपराष्ट्रपति की बात थी। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस, ठीक है, ये याद रखना है। अब इनका कार्यकाल, इनका भी 5 वर्ष होता है, और इनको पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र माना जा सकता है, ठीक है। योग्यता की बात करें, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। यहां ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति अगर पूछेगा तो आपका राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। अगर उसने राष्ट्रपति पूछा है तो लोकसभा, ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो आपका राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने लायक, उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति ही इनको चुनते हैं और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब शपथ की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। अब आती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात। अब आती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, ध्यान से सुनिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 चीजें याद रखनी है आपको। पहला, प्रधानमंत्री, दूसरा कैबिनेट मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री में आपके कुछ छोटे मोटे उपमंत्री भी आ जाते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किससे किससे मिलकर बनी, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट, और उनके जो कुछ राज्य मंत्री हैं और उनके कुछ उपमंत्री चेला चपाटी होते हैं, वही आपके उपमंत्री में आ जाते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है इनका नियुक्ति। याद रखना, जो प्रधानमंत्री के आसपास के जो कुछ ये सब होते हैं ना, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, वो जो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है कि तुम्हारे साथ कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, ठीक है, ये चीज होती है। इसका प्रमुख कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। भैया प्रधानमंत्री ही है, प्रधानमंत्री का सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। उसके अंतर्गत कौन कौन काम करेगा, तो प्रमुख तो वही होगा, प्रधानमंत्री। इसको हटाया कैसे जा सकता है, लोकसभा में अगर पारित अविश्वास प्रस्ताव रख दिया जाए ना, तो ये भंग हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम नेता हैं, हमारी जो सेना है पूरी, वो हमारा कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। मतलब कैबिनेट है हमारी, जितने हमारे सेना है, और सेना के नायक हम हैं, ठीक है। अगर हमें हटाना है तो हमारे खिलाफ कुछ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, कहाँ, लोकसभा में, ये ध्यान देना, लोकसभा में, नॉट राज्यसभा, लोकसभा में। तो लोकसभा में पारित कर दो अविश्वास प्रस्ताव, हमें हटा दिया जाएगा। हम हटे तो हमारी पूरी सेना ही हट जाएगी। कुल मिलाकर ये है आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। आकार कैसा होता है, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 91वां संविधान संशोधन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15% से ज्यादा हम सदस्यों को नहीं रख सकते हैं, ये कंडीशन रखी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तभी वो लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के तहत उसको हटाया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक लाइन हम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आता है महान्यायवादी, बहुत इंपॉर्टेंट। महान्यायवादी का अनुच्छेद पूछा जाता है, तो इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 76। अब बात करें ये कौन है, तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार,
पूछा जाता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन है, तो याद रखना है महान्यायवादी को ही हम भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार बोलते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति चुनता है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही महान्यायवादी बनता है आर्टिकल 76 के तहत। आगे इसके अधिकार क्या होते हैं, तो भारत के जितने भी सभी न्यायालय हैं उसमें सुनवाई का अधिकार होता है इनको। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, देखो भाग ले सकता है लेकिन वहां पर वोट नहीं कर सकता है कि भैया हम उसका पलड़ा भारी कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार होता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। भाई कौन है, तो ये महान्यायवादी है। ठीक है, ये याद रखना। इसका कार्यकाल होता है 3 साल का होता है। ठीक है, वैसे तो देखो सामान्यतः 3 साल होता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी काम करेगा, और राष्ट्रपति का अगर थोड़ा सा अंगूठा टेढ़ा हुआ ना तो वो धड़ाम से गिर भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल कौन सा है, 148 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका काम क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम होता है। अब कार्यकाल की बात करें, इसका काम होता है 6 साल का या 65 वर्ष, जो भी पहले हो सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आर्टिकल क्या है, 148 है, और ये केंद्र और राज्य सरकारों का लेखा जोखा काम संभालता है। ठीक है, रिपोर्ट सौंपता है किसको, राष्ट्रपति को। क्यों, क्योंकि वही नियुक्ति करता है तो वही उनको सब पूरा देखता है। ठीक है, अब बात करते हैं संसद की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करेंगे हम लोग संसद के बारे में, बस 1 सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर संसद के बारे में। देखिए यहाँ से जितने भी फैक्ट बनेंगे ना आपके बाहर नहीं जाएंगे, इतना याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ना पूरा हम नस में बैठे हुए हैं, मतलब एग्जाम की नस पर बैठे हुए हैं कि कहाँ से आयोग पेपर बनाएगा। हर तरीके से हम लोग तैयार बैठे हुए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना आप लोगों ने मोटी मोटी चीजें देखी ऊपर, अब यहाँ से पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए संसद की बात बोली गई है इसमें, तो संसद को देखते हैं। संसद के अंग पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, तो संसद के हमारे 3 अंग होते हैं। पहला होता है राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन बोलते हैं। फिर आता है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति। तो 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं। अब हम लोग पहले राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा को देखेंगे पहले। देखिए राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो क्या है, आर्टिकल इसका 80 जो है राज्यसभा का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 80 जो है राज्यसभा का है। अब देखो इसके गठन की तिथि पूछी जाती है। राज्यसभा का गठन कब होता है, तो 1952 में होता है। कब होता है, 1952 में इसका गठन होता है, 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन उसकी पहली बैठक जो होती है 13 मई 1952 को होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, राज्यसभा का गठन कब होता है, 3 अप्रैल को 1952 में होता है। ये क्या है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो निर्धारित कितनी होती है, टोटल 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245 है। 250 जो है वो 248 जो है निर्वाचित होते हैं, मतलब निर्वाचन होता है, और 12 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता है, मतलब इनको मनोनीत किया जाता है। तो याद रखना वर्तमान में कितने हैं, मतलब 250 होने चाहिए लेकिन वर्तमान में 245 हैं। ठीक है, उसमें भी जो निर्वाचित हैं 233 हैं, और 12 जो है मनोनीत है, जो राष्ट्रपति करता है। अच्छा कोई बताएगा कि जो 12 आपके राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है ये किस संविधान, मतलब कहाँ के संविधान से ली गई है, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम तिथि कितनी होती है,
30 होती है। राज्यसभा के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए? राज्यसभा की बात कर रहे हैं, 30 वर्ष होती है। इसका कार्यकाल क्या होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कहाँ का पदेन सभापति होता है यहाँ का? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 1/3, मतलब 3 में से 1 व्यक्ति हर 2 साल में वो होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रथम सभापति कौन था? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो इतने फैक्ट तो आपको राज्यसभा के याद ही रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ना मिले तो बता देना, मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा का कार्यकाल, आर्टिकल क्या है? तो 81 है आर्टिकल। हमने अभी राज्यसभा पढ़ा, 80 था उसका। लोकसभा का 81 है। अब ये क्या है? निम्न सदन है, मतलब अस्थायी सदन है, और इसको भंग कर सकते हैं। और भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। सदस्य संख्या इसमें देखें तो इसमें सदस्य संख्या जो है 550 होती है। देखो, लोक से याद रखना, लोग, लोकसभा जो है, लोक से याद रखना लोग, और लोग जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो राज्यसभा में कम थे, 250 थे, और लोग जब आ जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब 550 हो जाते हैं। ठीक है। 550 में क्या है? 530 जो हैं वो राज्यों से आते हैं, और 20 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन वर्तमान में है कितने? 543 हैं। कैसे? 19 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, और 524 जो है राज्यों से हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। राज्यसभा में हमने देखा 250 है, लेकिन मतलब होते हैं, लेकिन 245 हैं। ठीक है, 245 है। 12 उधर से मनोनीत होते हैं, और जो बचते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं। फिर यहाँ लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं? टोटल 550 होते हैं, लेकिन 550 में से वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं, जिसमें से 19 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, और जो बाकी बचते हैं वो आपके राज्यों से होते हैं। ये आपके सदस्यों की संख्या होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चलते हैं। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम वर्ष तो 25 वर्ष। राज्यसभा में हमने 30 वर्ष पढ़ी थी, यहाँ 25 वर्ष है। सदस्य का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष का होता है लोकसभा में, और जो राज्यसभा है वहां पर 6 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1952 को होता है, उसका भी 1952 में ही था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये जीवी मावलंकर हैं। लोकसभा में कौन है? तो जीवी मावलंकर हैं। और जो राज्यसभा में हमने देखा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, अच्छे से याद रखना, दोनों से बहुत पूछते हैं, कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होती है कि हमने राज्यसभा में क्या पढ़ा, लोक में क्या पढ़ा। दोनों को अच्छे से याद रखना। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार हो जाएगा। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और महिला में मीरा कुमार। ठीक, ये याद रखना। आगे चलेंगे। अब देखो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो आपको हर किसी के आर्टिकल याद रखने हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत होती है। कारण क्या होता है कि अगर किसी विधेयक के दोनों सदनों में अगर कोई भी मतभेद आ जाए, वो कह दे नहीं हम सही, वो कह दे हम सही, तो वहां लड़ाई हो जाती है। और जब ये लड़ाई होती है तभी स्थिति बनती है कि भैया दोनों को बैठा के शांति सुलह करवा लो। ठीक है, तो शांति सुलह करवाने के लिए 108 आर्टिकल जिंदाबाद। ठीक, बुलाता कौन है इसको? राष्ट्रपति कहते हैं आओ तुम हमारे पास, आओ तुम हमारे पास, हम तुम्हारा सुलह करवाते हैं। तो 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों को बुला लेता है। लेकिन क्या करता है? बुला लेता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मतलब राष्ट्रपति को बताता कौन है कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, वहां पर ऐसा चल रहा है। उसके लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। विधेयक जो इधर पे पारित होता है वो कैसा होता है? साधारण बहुमत से यहाँ पर विधेयक पारित होता है। ठीक है, लेकिन जो विधेयक पारित होता है ना, तो संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं बुलाई जा सकती। ये याद रखना, ये जो संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है ना, किसी संविधान संशोधन के तहत नहीं बुलाई जा रही है। इसका खुद का आर्टिकल है 108, इसके तहत बुलाई जा रही है। और अब तक कितनी बार ये संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? 3 बार बुलाई जा चुकी है। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए। उम्मीद है बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक फैक्ट को तैयार करवा रहे हैं और बार बार कंपेयरिंग करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहां देखिए। अब देखिए धन विधेयक की बात आ रही है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक कौन से आर्टिकल में? 110 नंबर के आर्टिकल में है। इसका निर्णय कौन करता है धन विधेयक का?
तो लोकसभा निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ये कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कहां पर पेश किया जाता है इसको? लोकसभा में। और राज्यसभा रोक सकती है इसको। राज्यसभा जो है इसको रोक सकती है कितने दिनों तक? 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, और नहीं अगर इसने वो किया तो ये अपने आप पारित मान लिया जाता है धन विधेयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं तो इसको देखिए थोड़ा सा। ये जो वित्त समितियां पूछी जाती हैं, कितनी समितियां हैं आपकी वित्त की? तो 3 समितियां बनी हुई हैं। पहली है प्राक्कलन समिति, दूसरी है लोक लेखा समिति, तीसरी है लोक उपक्रम समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन जो समिति है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 30। लोक लेखा में 22 होते हैं, लोक उपक्रम में 22 होते हैं। तो 30 22 22 का आंकड़ा है, ये याद रखना है। प्राक्कलन में 30, लोक लेखा में 22, लोक उपक्रम में 22। ठीक है, तो प्राक्कलन जो होती है ना वो केवल लोकसभा से 30 सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन जो लोक लेखा समिति है ना इससे हम लोकसभा से भी लेते हैं, राज्यसभा से भी लेते हैं। प्राक्कलन में केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं 30, लेकिन जो लोक लेखा समिति है उसमें हम लोकसभा से और राज्यसभा से लेते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे? 15-7 के क्रम में। ऐसे ही सेम लोक उपक्रम में होता है। तो लोक लेखा और लोक उपक्रम दोनों सेम है, 22-22 होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 17 होते हैं। अब लोग है, लोग बहुत सारे होते हैं इसलिए लोग से सबसे ज्यादा लिए जाते हैं 15 और उधर से 17। ठीक, ये याद हो गई, वित्त समितियां हो गई। अब देखो एकीकृत न्याय प्रणाली देख लेते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं। तो न्यायपालिका हमारी कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। इसमें हमारा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, बीच में उच्च न्यायालय है, और उसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय जो बीच में मतलब लास्ट में होता है नीचे। अब देखो, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, या सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए। दिख रहा होगा, चलिए फिर हम जूम कर देंगे बाद में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसी को, या सर्वोच्च न्यायालय। इसका आर्टिकल होता है 124। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा? 124 होता है। ठीक है, इसका गठन होता है 26 जनवरी 1950 को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका गठन होता है क्या? 26 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें जो टोटल संख्या होती है न्यायाधीशों की 34 होती है, जिसमें से 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो 34 होते हैं टोटल। और न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है वो 65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे वहां भी बताएंगे। ठीक है, और न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता क्या होती है? भारत का नागरिक हो। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक काम किया हो। किसकी बात है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, 5 साल तक काम किया हो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट या ऐसे कोई न्यायालय हो जिसमें कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता, देखो 5 साल तक न्यायाधीश के पद पे और 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का बनने लायक है, या राष्ट्रपति की राय में पारंपरिक विधिवेत्ता हो। ठीक है, ये होती है इसकी वो योग्यता। आगे, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कोलेजियम की सिफारिश पर। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में कौन शामिल होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो शामिल होते हैं, और उच्चतम न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना उसके 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, जब हम सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करते हैं ना, न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो हम भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको शामिल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाता है, यही इनकी नियुक्ति भी करता है। ठीक है, और इनको अगर हटाना है ना तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इनको हटाया। कितने तिहाई? 2/3 बहुमत से इनको हटाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है, तो इतना तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट को भी पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से। देखो 124 हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, अब नीचे आए हम तो आता है आपका हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को देखते हैं। हाई कोर्ट में वर्तमान में टोटल कितनी संख्या उच्च न्यायालयों की? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं अपने भारत में। ठीक है,
और न्यायाधीशों को जो नियुक्त करता है वो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? कोलेजियम की। और न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है वो कौन? राज्य का राज्यपाल। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा शपथ दिलाने की तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेगा तो जिस राज्य का हाई कोर्ट है वहां के राज्य का जो राज्यपाल होगा वो उसको शपथ दिलाएगा, ये याद रखना है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होती है भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ना कि न्यायाधीश बोला है, ठीक, ये याद रखना। और किसी उच्च न्यायालय या कॉलेज 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वहां पर काम किया हो, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। आगे न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है 62। देखो, सुप्रीम कोर्ट में 65 थी, हाई कोर्ट में 62 हो गई। आगे न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? इसमें भी सेम टू सेम वही है जैसे हम चीफ जस्टिस को हटा रहे थे, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, कल हम लोग राज्यपाल से पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम लोग राज्यपाल से पढ़ेंगे, तो सभी लोग तैयार होइएगा, रहिएगा राज्यपाल को पढ़ने के लिए। और क्लास अगर पसंद आ रही हो, कैसा आपको मेथड लग रहा है समझाने का, कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है। चलिए फिर ऑफ करते हैं।